साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सुप्रभात, नमस्कार। आप लोगों को जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉर्निंग सेशन में करंट अफेयर का क्लास और देखेंगे 21 और 22 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो मुझे लगा 2 दिन में उसको मैंने यहाँ कलेक्ट कर दिया। इसको जरूर याद रखें और अपने एग्जाम के तैयारी में इसको जोड़ें। कल क्लास किसी कारणवश नहीं हो सका था, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो इसकी वजह से तो उसी के दौर चलते हमने 21 और 22 को एक साथ यहां पर आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कि 21 सितंबर 2 महत्वपूर्ण दिवस के लिए याद किया जाता है। एक विश्व अल्जाइमर दिवस और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। अल्जाइमर एक प्रकार की बीमारी होती है जिसमें लोग अपनी यादाश्त को भूल जाते हैं, और यादाश्त भूलना खासकर बुजुर्गों में अक्सर देखा जाता है। घर से निकलने के बाद घर वापस नहीं आ पाते हैं, कुछ भी उनको याद नहीं रहता है। तो ऐसी बीमारी को अल्जाइमर कहा जाता है, जो मानसिक एक बीमारी है। नॉर्मली इसको डिमेंशिया भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है, और इसी की अवेयरनेस के लिए हर साल 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है, जिसके बारे में सबसे पहले 1906 में जर्मन मनोचिकित्सक ने इस बीमारी के बारे में बताया था, और उसका नाम था अलाइस अल्जाइमर। और इसी वैज्ञानिक के नाम पर इस बीमारी का नाम अल्जाइमर रखा गया। तो 1906 में जर्मन मनोचिकित्सक अलाइस अल्जाइमर के खोज के द्वारा या वर्णन करने के कारण इस बीमारी की जानकारी मिली, और उस समय से ये 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट न्यूज है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में 21 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्तर पर शांति स्थापित करने के लिए पूरे दुनिया में एक रूपता और भाईचारे को बढ़ावा मिले, शांति को आगे किया जाए और किसी भी तरह का तनाव या युद्ध की स्थिति ना आए, इसके चलते एक पीसफुल इन्वायरमेंट बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी, 1981 में। और ध्यान रखना है, इस शांति दिवस की शुरुआत के तौर पर 1981 से शुरू किया गया, और 2020 में जो मनाया जा रहा है उसका थीम है एक साथ शांति को आकार देना। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, तो थीम को याद रखना है, एक साथ शांति को आकार देना। आगे चलें तो एक इंपॉर्टेंट न्यूज है HOCL से। तो HOCL एक पब्लिक सेक्टर उपक्रम है जिसका पूरा नाम हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड है। ये सभी उत्पादों को BIS का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। ये ध्यान रखना है, ध्यान देना है कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री से कह सकते हैं, कारखाना कह सकते हैं। और ये एक सार्वजनिक उपक्रम है जो मुख्य रूप से केमिकल और फर्टिलाइजर का काम करती है, और भारत में एसीटोन और फिनॉल के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है इसकी। और इसी के द्वारा बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, जिसको यहां बनाया गया है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, मतलब वैसा प्रोडक्ट जो जैविक होता है। और जैविक प्रोडक्ट के रूप में इसको BIS का मान्यता प्राप्त हो गया। BIS मान्यता भारत मानक ब्यूरो खाद्य एवं अन्य प्रोडक्ट को मानक प्रदान करता है कि ये मानक के आधार पर खरा है कि नहीं है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, किसी तरह की इसमें कोई गड़बड़ी या किसी तरह के अशुद्धि इस तरह की तो बात नहीं है, और लोगों के लिए अच्छा है कि नहीं, इसकी मापदंड यही तैयार करता है BIS। ध्यान रखना, जैसे सोना खरा सोना होता है, तो खरा सोना 24 कैरेट को यही BIS 916 हॉलमार्क लगाता है, मुहर। अगर वो मुहर लगा देगा BIS तो वो सोना 24 कैरेट माना जाएगा, या 22 कैरेट होगा तो उसके हिसाब से 916 लगेगा। तो ये वही संस्थान है जो प्रोडक्ट को मानक प्रदान करता है कि शुद्ध है, अशुद्ध है, इसमें इम्प्योरिटीज तो नहीं मिली हुई है, धोखाधड़ी तो नहीं है। तो इस तौर पर इस BIS के द्वारा मान्यता प्राप्त कर लेना इसके सभी प्रोडक्ट का एक बड़ा अचीवमेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। मंत्रालय ड्रग डिमांड रिडक्शन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPDDR 2018-25 शुरू किया गया। तो ध्यान रखना है, NAPDDR 2018 से 25 तक इस मंत्रालय के द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा
जिसमें मुख्य भूमिका ड्रग का है, क्योंकि ड्रग पर अभी बहुत चर्चा हो रहा है। बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी ड्रग के एक चपेट में आ गई है और इंक्वायरी से पता चल रहा है कि बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता अभिनेत्री सब ड्रग में फंसे हुए हैं। तो ड्रग से युवा वर्ग पूरी तरह से गुमराह है और देश के भविष्य पर बहुत बड़ा खतरा है। और इसी के चलते ड्रग्स के कंट्रोल के लिए ये रिडक्शन योजना के तौर पर NAPDDR 2018-25 को लागू किया गया और इसके तहत मंत्रालय यही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 272 सर्वाधिक नशा से प्रभावित जिलों को चुना है और वहां पर नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया है। तो ध्यान रखना है कि नशा मुक्त भारत अभियान किस मंत्रालय के तहत, तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत। कितने जिलों में, तो 272 जिलों में, जिसको नारकोटिक विभाग ने चुना कि यही जिला में सबसे ज्यादा ड्रग्स का प्रयोग हो रहा है, नशा में शिकार हैं लोग, तो इसको बचाना जरूरी है। इसी के चलते नशा मुक्त भारत अभियान 272 जिलों में शुरू किया गया, वैसे जिले जहां सबसे ज्यादा नशा का प्रयोग हो रहा है। अब आगे चलें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, पूरे देश में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है और वो है कृषि बिल जो पारित हो गया संसद में। तो राज्यसभा में पारित हुआ और इस प्रकार एक नया कृषि बिल आया है देश स्तर पर। और कृषि प्रधान देश हम पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में भी पढ़ा है और पढ़ रहे हैं हम लोग। तो कृषि पर कोई भी न्यूज, कोई भी नियम, कोई विधेयक बनता है तो उसको ध्यान रखना है। और इसके तौर पर अभी किसान से लेकर विपक्षी पार्टी और सड़कों पर आम जनता भी इस बिल का विरोध कर रही है। सरकार कह रही है बिल किसानों के भविष्य को निर्धारित करेगा। किसान कहते हैं कि इसके द्वारा हमें मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस मिलता था, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो खत्म हो जाएगा। विपक्षी कहते हैं कि इससे किसान पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बिल में बहुत कुछ है, ये ध्यान रखना है, जिस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन ये दो बिल कृषि से संबंधित है। नाम है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020। तो ध्यान रखना है, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 तथा कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। तो दो बिल है। एक बिल है ऊपर वाला जिसमें व्यापार और वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, मतलब किसान जो भी उत्पादन करेंगे उसका व्यापार और वाणिज्य अपने स्तर से वो कर पाएंगे, उनको सरकार की हस्तक्षेप नहीं होगी, बिचौलिया या मीडिएटर कोई नहीं होगा और पूरे देश स्तर पर किसी भी राज्य में जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकेंगे। ये पहला बिल कहता है। दूसरा बिल कहता है कृषि सेवा पर करार के विधेयक में, इसमें मुख्य रूप से वैसी कृषि जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं, संविदा कृषि, कि किसान को पहले से पैसे दे देता है। उनका मांझर आता है तो बड़े बड़े फैक्ट्री वाले आते हैं, पैसे दे देते हैं किसान को, अब वो पूरा बागीचा ही खरीद लेते हैं। अब उसका जो प्रोडक्शन होगा वो फैक्ट्री वाले या जो बड़े उद्योगपति होंगे उनका होगा। तो उसमें क्या परेशानियां हैं और उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 लागू किया गया, जिसमें मुख्य विरोध जो हो रहा है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए हो रहा है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषित करती थी कि किसानों को कम से कम अपने उत्पाद का एक मिनिमम प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, जिसके कारण किसान कम से कम निश्चित रहते थे कि हमको लॉस नहीं होगा और हम अपना जीवन जी सकेंगे। लेकिन इस बिल के द्वारा कहा जा रहा है कि ये खत्म हो जाएगा, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार घोषणा करती थी ये समाप्त हो जाएगा, तो किसानों को इससे काफी नुकसान हो सकता है। तो ये दो विधेयक, कृषि उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 दोनों पारित हो गया राज्यसभा में, ध्यान रखना। आगे चलें, एक न्यूज है कोविड-19 से संबंधित। DGCI एक संगठन है जो किसी भी वैक्सीन दवा को अप्रूवल देती है कि ये यूज करने लायक है, प्रोडक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसका उपयोग कर सकते हैं कि नहीं। तो ध्यान रखना, इसी DGCI ने कम लागत के कोविड-19 परीक्षण, नाम है फेलुदा, तो फेलुदा को याद रखना है कि वाणिज्यिक शुभारंभ की मंजूरी दे दी। मतलब ये फेलुदा जो वैक्सीन बना है इसको बाजार में बेचा जा सकता है, इसको उत्पादन किया जा सकता है और लोगों तक इसको पहुंचाया जा सकता है, इसकी अनुमति इसने दिया है। और ध्यान रखना है फेलुदा है क्या, तो कोविड-19 का एक टेस्ट है और इस फेलुदा का निर्माण टाटा ने किया है। तो टाटा जो बड़ी इंडस्ट्री है
केमिकल के सेक्टर में, रसायन के सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में भी काम करती है, तो टाटा द्वारा निर्मित ये स्वदेशी तकनीक है जो क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जिसमें जीनोम टेक्नोलॉजी के द्वारा, डीएनए के द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो ध्यान रखना है, फेलुदा को पूछा जा सकता है फेलुदा क्या है, तो कोविड-19 का एक टेस्ट है। आगे चलें तो बिहार के लिए एक और न्यूज है, बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि हर दिन बिहार को नई नई योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। डेली 100, 200, 400, 500 करोड़ रुपए का योजना आ रहा है, हजारों करोड़ का। तो 14,000 करोड़ के लगभग का योजना शुरू किया प्रधानमंत्री ने, किसके लिए, तो बिहार के लिए। ध्यान रखना। और बिहार में इसके द्वारा 3 बड़े पुल और 6 नए राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा। तो 6 नए एनएच के निर्माण के लिए और 6 बड़े पुल, जिसमें गांधी सेतु के समानांतर एक और पुल, दो पुल बन ही रहा है। और जो पटना में गांधी सेतु उसके पैरेलली उसके पश्चिम से एक पुल, भागलपुर में विक्रमशिला के पैरेलल एक पुल। तो बड़े बड़े 3 पुल का निर्माण और साथ ही 6 नए राजमार्गों के निर्माण के लिए बिहार में 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो इस प्रकार ये देखा जा रहा है कि बिहार से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाएं शुरू की जा रही है, तो इस पर नजर रखना है। आगे चलें तो पूर्व प्रधानमंत्री, यहां प्रधानमंत्री की जगह पर पूर्व ध्यान रखना है, अभी ये नहीं है, पहले थे। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लिया। ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री थे, बहुत बुजुर्ग हो चुके, लेकिन फिर से राज्यसभा के लिए इनको भेजा गया, निर्विरोध चुने कर गए कर्नाटक से। ध्यान रखना कि एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत में, और इनके चलते, प्रधानमंत्री के चलते सवाल आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा 1994 से 96 तक ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी थे। इसके अलावा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया 2 साल, और फिर 1996 में पीएम के लिए इनका चुनाव हुआ और प्रधानमंत्री बने संयुक्त मोर्चा की सरकार में। और 96 से 97 तक प्रधानमंत्री रहे देश के, फिर सरकार गिर गई और फिर इनका कैरियर धीरे धीरे कम हो गया और इनका प्रभाव कम हो गया। लेकिन फिर से ये चर्चा में है कि राज्यसभा के लिए कर्नाटक से निर्विरोध चुने गए, तो ध्यान रखना है इनको। आगे चलें तो एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत के 8 सागर तट जो सी बीच होते हैं, जहां पर लोग टूरिस्ट लोग जाते हैं घूमने समुद्र किनारे, को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए सिफारिश किया गया है भारत के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। ये सूचना वन एवं पर्यावरण मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय के मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिया। और 8 ऐसे सी बीच का चुनाव किया गया जो सबसे स्वच्छ है, सबसे साफ सुथरा, और इस तौर पर इनको ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल के लिए टैग मिल जाए, इसके लिए इनका सिफारिश भेजा गया है। और ये सिफारिश देती कौन है, तो देता है ये फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एंड एजुकेशन, डेनमार्क की एक संस्था है। और वही डेनमार्क की संस्था इस टैग को जारी करती है कि आपका जो सी बीच है या समुद्री तट है वो ब्लू फ्लैग के लायक है कि नहीं है। और ब्लू फ्लैग का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि सबसे स्वच्छ, सबसे साफ सुथरा सागर तट। तो ये ध्यान रखना है, कितने सागर तटों को, 8 सागर तटों को, जिसमें गुजरात, उड़ीसा, आंध्रा, दमन, बहुत सारे राज्य हैं 5-6, उनमें सभी मिलाकर के 8 सागर तटों का चुनाव किया गया है। तो सागर तट को भी याद रखना है न्यूज में, हम यहां पर सबको लिखे नहीं हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन है और कितना है। और ब्लू फ्लैग अंतरराष्ट्रीय इको लेवल क्या होता है ये समझना है। आगे चलें तो इकोनॉमिक क्षेत्र से एक न्यूज है, फिच सॉल्यूशन रेटिंग एजेंसी है जो अर्थव्यवस्था की मानकों को निर्धारित करती है। और फिच सॉल्यूशन ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के जीडीपी में -8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया। तो बहुत बड़ी गिरावट का एक आकलन किया गया है, जबकि पहले इसी एजेंसी ने गिरावट का अनुमान 4.5% रखा था। तो देख रहे हैं कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से नीचे जा रही है, मार्केट बुर का गिरा हुआ, परचेजिंग कैपेसिटी नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, व्यापार नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन बंद है। तो इस सब के कारण ये कहा गया कि वित्त वर्ष 2021 में भारत का जीडीपी 8.6 माइनस में नीचे चला जाएगा, और जो पहले अनुमान था कि -4.5 गिरेगा, मतलब धीरे धीरे और गिरता ही जा रहा है अर्थव्यवस्था, ये ध्यान रखना है। जबकि एक अच्छा न्यूज है कि 21-22 का जो वित्त वर्ष होगा उसमें लगभग 5%
कि वृद्धि दर्ज करने का अनुमान लगाया गया। तो यही था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसमें 21 और 22 सितंबर से चीजों को जोड़ करके मैंने आपके लिए दिया। तो इसको याद रखें और फिर हम लोग आगे के क्लास के लिए तैयार रहें। तो जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। हैव ए नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए क्लास में नए विषय के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें। देश की एकता अखंडता के लिए बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।